लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख डेथ अनडॉक्यूमेंटेड, इसमें यूरोप की प्रवासन नीति की एक ऐसी सच्चाई सामने रखी गई है जो आंकड़ों में नहीं दिखती, लेकिन इंसानी जिंदगियों में रोज घट रही है। लेख इटली के छोटे से द्वीप लाम्पेदूसा से शुरू होता है, जहां रहने वाले लोग अक्सर समुद्र पार से आने वाली फोन कॉल्स के आदी हो चुके हैं। फोन कॉल्स उन लोगों की जो अपने किसी बेटे, बेटी या रिश्तेदार को ढूंढ रहे होते हैं, जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में समुद्र में लापता हो गया। लेख बताता है 2010 के दशक में यूरोप का माइग्रेंट क्राइसिस सुर्खियों में था, लेकिन आज वही संकट एक चुपचाप चलने वाली स्थायी त्रासदी बन चुका है। नावें अब भी आती हैं, लोग अब भी मरते हैं, लेकिन कैमरे और हेडलाइंस गायब हो गई हैं। 2013 में लाम्पेदूसा के पास 300 से ज्यादा लोगों की मौत ने दुनिया को झकझोर दिया था। आज हालात उतने ही भयावह हैं, लेकिन लगभग अदृश्य। लेख यूरोप की सख्त होती प्रवासन नीतियों की आलोचना करता है। यूरोपीय संघ एक तरफ दूसरे देशों को पैसे देकर नावों को रोकने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ जो लोग पहुंच भी जाते हैं उन्हें अधिकारों से वंचित कर देता है। नतीजा ये है कि लोग भारी जोखिम उठाकर आते हैं, मरते हैं और कई बार उनकी मौत तक दर्ज नहीं होती। यही लेख का सबसे मार्मिक तर्क है। सीमा सिर्फ जान नहीं लेती, पहचान भी मिटा देती है। लेख बताता है लाम्पेदूसा पर अब एक सुचारू मशीन की तरह सिस्टम काम करता है। जिंदा लोग गिने जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, शव बॉडी बैग में सिसिली भेजे जाते हैं, अक्सर बिना नाम की कब्रों में दफन। पास ही सैलानी टहलते रहते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कहती हैं माइग्रेशन जिम्मेदारी से मैनेज हो रहा है, लेकिन लेख सवाल करता है ये आंकड़े आखिर किसकी जिम्मेदारी छुपा रहे हैं। हर साल औसतन 1.8 लाख लोग यूरोप पहुंचते हैं और करीब 3,000 लोग मरते हैं, और ये संख्या भी कम आंकी गई है। जो बच जाते हैं वो बिना दस्तावेजों के वही काम करते हैं जिन पर यूरोप की अर्थव्यवस्था टिकी है, खेतों में, होटलों में और बुजुर्गों की देखभाल में। कुल मिला के ये लेख कहना चाहता है कि लाम्पेदूसा सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि यूरोप की उस दोहरी नीति का प्रतीक है जो प्रवासियों से डरती भी है और उन पर निर्भर भी। ये कहानी मौतों की है जो गिनी नहीं जाती, और उन जिंदगियों की जिन्हें यूरोप देखना नहीं चाहता, लेकिन जिनके बिना वो चल भी नहीं सकता। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख इज ब्रिटेन अबाउट टू लूज अनदर प्राइम मिनिस्टर, इसमें ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर उठते उस सवाल को सामने रखा गया है जिससे देश पिछले एक दशक से जूझता आ रहा है। क्या ब्रिटेन अपना एक और प्रधानमंत्री खोने वाला है? लेख बताता है कि 2024 में भारी बहुमत से सत्ता में आए लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कीर स्टामर इस समय अपने सबसे कठिन राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। लेख की शुरुआत बोरिस जॉनसन के उस मशहूर बयान से होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में झुंड की प्रवृत्ति बहुत ताकतवर होती है। जब झुंड चलता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। आज वही बात स्टामर पर लागू होती दिख रही है। अभी लेबर पार्टी के भीतर पूरा झुंड उनके खिलाफ नहीं हुआ है, लेकिन बेचैनी, नाराजगी और असंतोष साफ दिखाई देने लगा है। लेख के मुताबिक स्टामर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और रणनीतिकार मार्गन मैक्सवीनी का इस्तीफा उनके नेतृत्व पर सबसे बड़ा झटका है। मैक्सवीनी वही शख्स थे जिन्होंने स्टामर को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाया और लेबर की ऐतिहासिक जीत की रणनीति बनाई। उनका जाना स्टामर को राजनीतिक रूप से बेहद अकेला छोड़ गया है। इस पूरे संकट की जड़ जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा घोटाला है। सामने आए दस्तावेजों से पता चला कि वरिष्ठ लेबर नेता पीटर मैंडलसन और एप्स्टीन के बीच रिश्ते पहले बताए गए से कहीं ज्यादा गहरे थे। लेख बताता है कि मैंडलसन की नियुक्ति ब्रिटेन के अमेरिका में राजदूत के रूप में स्टामर के फैसले से हुई थी, और इसी सलाह की जिम्मेदारी लेते हुए मैक्सविनी ने इस्तीफा दिया। इस घोटाले ने विश्वासघात और देशद्रोह जैसे शब्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। लेख में यह भी रेखांकित किया गया है कि लेबर पार्टी के भीतर पहली बार खुलकर विरोध की आवाज उठी है। स्कॉटलैंड में लेबर नेता अनस सरवन ने साफ कहा कि अब नेतृत्व बदलने की जरूरत है।
भले ही बाकी नेताओं ने फिलहाल स्टार्मर का समर्थन किया हो, लेकिन लेख मानता है कि यह समर्थन अस्थायी हो सकता है। द गार्जियन ये भी बताता है कि स्टार्मर की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे नेता की जिसने अपने करियर में महिलाओं को शोषणकारी पुरुषों से बचाने का काम किया, इस घोटाले से गहरे तौर पर आहत हुई है। ये नैतिक दबाव उन्हें खुद अपने पद पर टिके रहने पर सोचने को मजबूर कर सकता है। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि ब्रिटेन की राजनीति एक बार फिर उसी अस्थिर चक्र में फंसती दिख रही है। घोटाले, इस्तीफे और नेतृत्व संकट। कीर स्टार्मर का भविष्य अब पार्टी के भीतर उठने वाली आवाजों और आने वाले स्थानीय व प्रांतीय चुनावों के नतीजों पर टिका है। अगर नतीजे खराब रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजनीतिक झुंड एक बार फिर चल पड़े और ब्रिटेन को एक और प्रधानमंत्री से हाथ धोना पड़े। अल जजीरा में प्रकाशित लेख व्हाट वर जेफरी एप्स्टीन इज लिंक्स टू इजराइल। इसमें सवाल उठाया गया है कि अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के इजराइल से रिश्ते आखिर किस हद तक थे और उनका असली मतलब क्या निकलता है। लेख की शुरुआत उस पृष्ठभूमि से होती है कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए लाखों दस्तावेजों ने एप्स्टीन के वैश्विक ताकतवर लोगों से रिश्तों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इन दस्तावेजों में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक से उसकी नजदीकियां, इजरायली संस्थाओं को दिए गए चंदे और इजरायली खुफिया तंत्र से जुड़े कुछ लोगों के साथ उसके संपर्क सामने आते हैं। इसी वजह से बहस तेज हुई कि क्या एप्स्टीन सिर्फ एक रसूखदार फाइनेंसर था या उससे कहीं ज्यादा। लेख बताता है कि कुछ दस्तावेज और एक एफबीआई मेमो में दावा किया गया है कि एक सूत्र को लगता था कि एप्स्टीन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने को ऑप्ट किया था, यानी अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया था। यहां तक कहा गया कि उसे जासूसी के तौर तरीकों की ट्रेनिंग मिली थी। हालांकि अल जजीरा साफ करता है कि इन दावों की पुख्ती पुष्टि नहीं होती। ये संदेह और आरोप हैं, ठोस सबूत नहीं। लेख एप्स्टीन के उन रिश्तों पर भी रोशनी डालता है जो इजरायली सत्ता और सुरक्षा तंत्र के करीब माने जाते हैं। उसके ईमेल से पता चलता है कि वो एक एहुद बराक के करीबी सहयोगी और इजरायली सैन्य खुफिया से जुड़े योनी कोरेन के लगातार संपर्क में था, जो उसके न्यूयॉर्क स्थित घर में ठहरते थे। यहाँ तक कि कोरेन के कैंसर इलाज का खर्च एप्स्टीन ने उठाया। सभी संकेत मिलता है। ये नजदीकी सवाल खड़े करती है कि दोनों के बीच संबंध सिर्फ निजी थे या राजनीतिक सुरक्षा के दायरे तक जाते थे। लेख इतिहास की ओर भी लौटता है और रॉबर्ट मैक्सवेल का जिक्र करता है। ब्रिटिश मीडिया टाइकून जिनकी बेटी गिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की सहयोगी रही। रॉबर्ट मैक्सवेल पर लंबे समय से इजरायली खुफिया एजेंसियों से रिश्तों के आरोप लगते रहे हैं और उनकी रहस्यमयी मौत को भी लेकर सवाल उठते हैं। एप्स्टीन के एक ईमेल का हवाला देकर लेख बताता है कि खुद एप्स्टीन को भी शक था कि मैक्सवेल और मोसाद के बीच गहरे लेन देन थे। इसके साथ ये लेख ये भी समझाता है कि खुफिया एजेंसियों की नजर ऐसे लोगों पर क्यों जाती है। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंसर जिनके पास ताकतवर लोगों की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां हों, वो किसी भी एजेंसी के लिए कीमती हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एप्स्टीन को नजरअंदाज किया गया हो। ये मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्का एजेंट ही था। अंत में लेख ये साफ करता है कि एप्स्टीन के इजराइल से गहरे रिश्ते जटिल और विवादास्पद जरूर थे, लेकिन अभी तक ये निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट था। अल जजीरा का मकसद आरोप सिद्ध करना नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर ये दिखाना है कि सत्ता, पैसा, खुफिया एजेंसियां और अपराध किस तरह एक दूसरे में उलझे हुए हो सकते हैं और क्यों इन रिश्तों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.